वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर इकोनॉमिक्स क्लास। एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग। राइट, हमने अभी स्टार्टिंग में बेसिकली दो मेथड्स पढ़ी, सेंसस इन्वेस्टिगेशन मेथड एंड सैम्पल इन्वेस्टिगेशन मेथड। राइट, तो सेंसस में तो हम कंप्लीट काउंट करते हैं, राइट, यानी एवरी यूनिट ऑफ द यूनिवर्स को स्टडी करते हैं। सो दिस हैज़ ओनली वन टाइप, बट सैम्पलिंग इंक्वायरी जो होती है या टाइप ऑफ सैम्पलिंग मेथड होते हैं, दे आर मैनी इन नंबर्स। ओके, तो पहले हम इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ सैम्पलिंग मेथड और नॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ सैम्पलिंग मेथड में डिवाइड करते हैं। अगेन दे आर सब डिवाइडेड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सैम्पलिंग मेथड के अंडर आते हैं अनरेस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग एंड रेस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग। अनरेस्ट्रिक्टेड, यहाँ पर कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं, रैंडमली आपको अपनी यूनिट ऑफ स्टडी जो है वो चूज़ करने होते हैं। और रेस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग जो होते हैं, इट हैज़ 3 टाइप्स: स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग एंड सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। ओके, एंड नॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ सैम्पलिंग मेथड जो है, इट हैज़ 3 टाइप्स। राइट, दोज आर पर्पसिव सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग एंड कन्वीनियंस सैम्पलिंग। ठीक है, तो पर्पस के बेस पर, कोटा बेसिस पर और सैम्पलिंग बेसिस पर हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, यानी सैम्पल डिसाइड करते हैं। ओके, तो चलिए अभी हम इसको इन डिटेल स्टडी करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सैम्पलिंग मेथड, यहाँ पर आपको प्रोबेबिलिटी बेस पर कुछ एक सैम्पल जो होते हैं वो सिलेक्ट करने होते हैं। राइट, तो सिलेक्टेड जो होते हैं वो क्या, प्रोबेबिलिटी बेसिस पर हम यहाँ पर करते हैं। तो यहाँ पर इनको प्रोबेबिलिटी बेसिस पर जो हम सैम्पल सेलेक्ट करते हैं उसको हम अगेन 2 टाइप में जो है वो डिवाइड करते हैं। तो अनरेस्ट्रिक्टेड और सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के 2 मेथड होते हैं, लॉटरी या फिर टेबल मेथड। तो लॉटरी मेथड क्या होता है, जहाँ पर आप अपने सैम्पल्स को लॉटरी बेसिस पर या तो आप स्लिप्स बना लेते हैं, ठीक है, और उन स्लिप्स को जो है रैंडमली आप चूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो एक ड्रॉ की तरह हम लॉटरी मेथड में निकालते हैं। टेबल्स ऑफ रैंडम नंबर जो है, यहाँ पर आप क्या एक नंबर डिसाइड कर लेते हैं रैंडमली। सपोज़ करिए आपने 5 लिया और उसके बाद में आपको 4 जो है उसको छोड़ करके नेक्स्ट नंबर्स लेने हैं। तो एक टेबल बना करके सारे के सारे सैम्पल्स को हम अपने डिसाइडेड नंबर के अकॉर्डिंग उसे सेलेक्ट करते हैं और उतने सैम्पल्स को हम सेलेक्ट करते हैं जितने सैम्पल्स की हमें ज़रूरत है। राइट, तो रैंडमली हम टेबल में से नंबर वाइज जो होते हैं वो आइटम्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके, तो ये जो रैंडम सैम्पलिंग होती है इसके फ़ायदे क्या होते हैं, तो देयर आर सम मेरिट्स ऑफ दिस टाइप ऑफ सैम्पलिंग कि यहाँ पर ये पर्सनल बायस जो होता है इन्वेस्टिगेटर का, उससे एकदम फ्री होते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको रैंडमली ही कुछ एक सैम्पल्स को चूज़ करना होता है। देन ईच एंड एवरी आइटम ऑफ यूनिवर्स स्टैंड इक्वल चांसेस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड। हर एक जो भी आपका सैम्पल है, यानी आपकी जो यूनिट है, हर एक यूनिट का चांस होता है कि उसे सिलेक्ट किया जा सके। तो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन या पर्सनल चॉइस जैसी कोई बात नहीं होती है। द यूनिवर्स गेट फेयरली रिप्रेजेंटेड बाय द सैम्पल। और क्योंकि यहाँ पर कोई बायस नहीं होता है, बस एक मेथड होती है जहाँ पे रैंडमली आप सिलेक्शन कर लेते हैं, तो दैट्स वाई फेयरली रिप्रेजेंटेशन मिलता है यहाँ पर। और ये बहुत ही सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड है। ठीक है, बट इसके कुछ एक डिमेरिट्स भी हैं, एंड दोज डिमेरिट्स आर the method does not have any guarantee for the proportionate representation। तो जो रेशियो एंड द प्रोपोर्शन ऑफ द प्रेजेंटेशन है या रिप्रेजेंटेटिव्स है, वो एकदम सही है या नहीं, हम ये गारंटी ले नहीं सकते यहाँ पर। एंड रैंडम सैम्पलिंग डज नॉट गिव वेटेज टू सर्टेन इम्पॉर्टेंट आइटम। और ये भी पॉसिबल नहीं है कि अगर कहीं आप जो स्टडी कर रहे हैं उसके कुछ एक सर्टेन इम्पोर्टेंट आइटम्स हैं तो उनको रिप्रेजेंटेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये भी यहाँ पर
गारंटीड नहीं होता है। एंड नाउ वील गो थ्रू ऑल द टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग। ओके, तो वन बाय वन हम सारे के सारे प्रोबेबिलिटी एज वेल एज नॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ सैम्पलिंग मेथड जो है उन्हें डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट वन ऑफ दैम इज पर्पसिव सैम्पलिंग। ओके, तो यहाँ पर पर्पसिव सैम्पल जो होती है इस मेथड में इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ चूजेज द सैम्पल फ्रॉम द यूनिवर्स। यहाँ पे इन्वेस्टिगेटर खुद से ही अपने सैम्पल्स को चूज़ करता है, राइट, एंड विच इन हिज ओपिनियन आर द बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव। और यहाँ वो ये ध्यान में रखता है कि जो भी वो सैम्पल्स को चूज़ कर रहा है उसके ओपिनियन में वो बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द पॉपुलेशन। ओके, एंड दे आर ऑल्सो सर्विंग इट्स पर्पज़। साथ ही साथ ये उसके पर्पज़ जो भी उसकी स्टडी का पर्पज़ है उसे भी फुलफ़िल कर रहा है। डेलिब्रेट सैम्पलिंग एंड जजमेंट सैम्पलिंग इज़ ऑल्सो द सिमिलर नेम, राइट। पर्पसिव सैम्पलिंग को ही हम डेलिब्रेट सैम्पलिंग या जजमेंटल सैम्पलिंग भी कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे इस मेथड में सैम्पल सिलेक्शन इज़ नॉट लेफ्ट टू चांस, राइट। यहाँ पे जो भी हम सिलेक्शन करते हैं वो चांस के ऊपर नहीं, यानी जैसे रैंडम सैम्पलिंग में क्या करते थे, यहाँ पर हर एक यूनिट ऑफ यूनिवर्स जो है उसके पास चांस होता था, फेयर चांस होता था कि वो चूज़ किया जा सकता है, तो रैंडमली वहाँ। लेकिन यहाँ पर हम पर्पस से रिलेटेड जो भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं हम उन्हीं को चूज़ करते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम ये देख लेते हैं कि कौन सा हमारी स्टडी के पर्पस से इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, यूनिट्स हैं, उन्हीं को हम यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं। ओके, सो इसके मेरिट्स है कि फ्लेक्सिबल है, ओके, and it allow the inclusion of those items in the sample which are of spatial significance। तो यहाँ पर ये जो मेथड है वो अलाउ करती है कि जो सैम्पल्स स्पेशल सिग्निफिकेंस रखते हैं उनको हम एज अ रिप्रेजेंटेटिव चूज़ कर सकते हैं, राइट। और यहाँ पर डेलिब्रेटली हम जो है वो अकॉर्डिंग टू द पर्पस ऑफ स्टडी सिलेक्शन करते हैं आइटम्स का। इट्स अ वेरी सिंपल टेक्निक। यहाँ पर आपको सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा जो है वो मेहनत नहीं करनी होती है, बट देयर आर फ्यू डिमेरिट्स सच एज यहाँ पर पर्सनल बायस जो है वो सिलेक्शन के टाइम पर हो सकते हैं, और क्योंकि पर्सनल बायस है इसलिए रिलायबिलिटी जो है वो आपकी डाउटफुल होगी रिजल्ट्स की। ओके, नेक्स्ट टाइप ऑफ सैम्पलिंग इज स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। तो यहाँ पर जो भी हमारी पॉपुलेशन यानी जिसे हम यूनिवर्स कहा है, जिसकी हमें स्टडी करनी है, वो सारे के सारे आइटम्स को हम एक स्ट्रेटम वाइज यानी एक स्तर अलग अलग लेबल के अकॉर्डिंग उन्हें कैरेक्टराइज करेंगे और उन्हें जो है वो स्ट्रेटम के अकॉर्डिंग रखेंगे। ओके, उसके बाद हर एक स्ट्रेटम से कुछ एक रिप्रेजेंटेटिव आइटम्स हम या सैम्पल्स हम लेंगे। ओके, तो इस तरह को हम स्ट्रैटिफाइड या मिक्स सैम्पलिंग भी कहते हैं। तो यहाँ पे कई सारे स्ट्रेटम का मिक्सचर होता है। ओके, तो ये जो है आपकी पर्पसिव सैम्पलिंग और रैंडम सैम्पलिंग दोनों के ही कैरेक्टरिस्टिक आपको स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में देखने को मिलते हैं। ओके, तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि हर एक स्ट्रेटम यानी हर एक स्तर को करेक्ट प्रोपोर्शन में रिप्रेजेंटेशन मिलता है। ओके, तो यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल दिया है कि अगर कुछ एक 100 स्टूडेंट्स हैं किसी क्लास में, ओके, जिसमें से 70 को हिंदी पसंद है और 30 जो है वो ऑप्ट करते हैं संस्कृत। ओके, तो यहाँ पर दो स्ट्रेटा में यहाँ पर डिवाइड किया जाएगा स्टूडेंट्स को 70 एंड 30, और फिर वहाँ से आपके रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो चूज़ किए जाएंगे। ओके, अब इस मेथड की मेरिट्स क्या है, दिस कवर्स डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन, यानी यहाँ पर अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक की जो भी आइटम्स हैं उन्हें आप चूज़ कर सकते हैं। ओके, एंड ऑन द बेसिस ऑफ डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन अ कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ डाटा बिकम पॉसिबल। और क्योंकि हमारे पास हर एक डाइवर्स कैरेक्टर की पॉपुलेशन है इसलिए कंपैरेटिव एनालिसिस जो है वो पॉसिबल होगा। यहाँ पर रिजल्ट्स भी आपके मीनिंगफुल होंगे और रिलायबल भी होंगे। बट द डिमेरिट इज़ दैट कि ये मेथड तभी आप यूज़ कर सकते हैं जब आपको
कंप्लीट नॉलेज हो अबाउट द डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन, यानी आपको जब पूरा का पूरा जानकारी होगी जिस भी चीज़ में, जिस फील्ड में आप स्टडी कर रहे हैं और जिन आइटम्स को आप चूज़ कर रहे हैं उनके बारे में पूरी तरह नॉलेज होगा, तब भी आपके रिज़ल्ट जो होंगे वो सही होंगे। अदरवाइज़ ज़रूरी नहीं है कि आपके रिज़ल्ट रिलायबल हो। ओके, सो वी कैन से दैट कि इसका लिमिटेड स्कोप है, यानी नॉलेज जो है वो दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। इसके अलावा बायसनेस जो है वो भी पॉसिबल है, और क्लासिफिकेशन के टाइम पर अब बायस जो है वो आपका जो भी सैंपल कलेक्ट कर रहा है, जो भी स्टडी कर रहा है, वो बायस हो सकता है। ठीक है, इसके बाद व्हेन द साइज ऑफ पॉपुलेशन इज़ वेरी स्मॉल, जब आपकी जो भी रिप्रेजेंटेटिव या सैम्पलिंग के लिए जो भी आपका मेन पॉपुलेशन है, मेन यूनिवर्स है, अगर वो बहुत कम है, तो फिर इस तरह की मेथड को यूज़ करना डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि उसे वापस फिर से स्ट्रेटम में डिवाइड करना होता है। ओके, नेक्स्ट टाइप ऑफ सैम्पलिंग इज़ सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। तो इस मेथड में क्या करते हैं हम, यूनिट ऑफ पॉपुलेशन आर न्यूमेरिकली, जोग्राफिकली एंड अल्फ़ाबेटिकली अरेंज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में हम एक नंबर ले लेते हैं आइटम का, जिसे हम सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, सपोज़ करिए कि आपने 100 स्टूडेंट्स है, उसमें से आपने 10th नंबर को लिया। ठीक है, और इसको आप क्योंकि सिस्टमैटिकली आपने अरेंज किया है, उसे नंबर्ड किया हुआ है, तो 10 के बाद में नेक्स्ट 10th जो है वो नंबर आप सिलेक्ट करेंगे, एंड आगे ऐसे ही आप सिलेक्ट करते जाएंगे। ठीक है ना, तो आप क्या करेंगे वहाँ पर 10 का डिफरेंस लेके, अगर आपने फर्स्ट नंबर 5 चूज़ किया है तो 5, 15, 25, 35 इस तरह से आप चूज़ करते जाएंगे। ओके, तो एक सिस्टमैटिक तरीका जो है यहाँ पर आपको यूज़ करना होता है व्हेन यू आर गोइंग टू चूज़ द सैम्पल। ओके, तो ये मेथड जो है वो काफ़ी सिंपल है, क्योंकि यहाँ पर आपके जो सैम्पल डिटर्मिनेशन होता है वो बहुत ईजी होता है। ओके, और साथ ही साथ बायसनेस यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगी। बट द डिमेरिट इज़ दैट कि यहाँ पर इक्वल चांस हर एक आइटम ऑफ पॉपुलेशन को नहीं मिलता है। ओके, साथ ही साथ अगर एक ही तरह के आइटम्स हैं, एक ही तरह के सैंपल हैं, तो आपकी स्पेसिफिक पर्पस को ये फुलफ़िल नहीं कर पाती है। नेक्स्ट इज़ कोटा सैम्पलिंग। सो इस मेथड में द होल पॉपुलेशन इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप और क्लासेस अकॉर्डिंग टू डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन, एंड दैट इज़ कोटा सैम्पलिंग। तो पहले हम क्या करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग ग्रुप्स बना लेते हैं, और फिर उन ग्रुप में से कोटा ऑफ द यूनिट जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है, एंड इन्वेस्टिगेटर उसको फिक्स मान करके आगे जो है वो स्टडी को कंटिन्यू करता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक जैसे कि जेंडर, एज, एनुअल इनकम, हम यहाँ पे स्ट्रेटम ही बनाएंगे। फिर उसके बाद उस ग्रुप में से क्या करेंगे हम, अकॉर्डिंग टू वेरियस कैरेक्टरिस्टिक हम चूज़ करेंगे। ओके, तो डिफरेंट इनकम वाले, डिफरेंट एज वाले, डिफरेंट जेंडर्स को लेकर के अलग अलग स्टडी की जाएगी, और प्रोपोर्शनेटली सबको जो है वो चूज़ किया जाएगा एज अ सैम्पल, तो दैट इज़ द कोटा सैम्पलिंग। ओके, तो ये सैम्पलिंग जो है वो लेस एक्सपेंसिव है। ओके, और यहाँ पर सैम्पलिंग एंड फील्ड वर्क इज़ वेरी लो। ओके, साथ ही साथ रिजल्ट्स आर रिलायबल एंड डिपेंडेबल। ओके, बट डिमेरिट्स आर दैट कि यहाँ पर प्रेजुडाइसेस, जब हम सिलेक्शन कर रहे हैं तब वहाँ पर प्रेजुडाइसेस जो है वो यूज़ किए जा सकते हैं, यानी वहाँ पे प्रेजुडाइसेस देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिटेक्ट सैम्पलिंग एरर। अगर कोई मिस्टेक हो जाएगी तो उसे डिटेक्ट करना कोटा सैम्पलिंग में बहुत ही मुश्किल होता है। ओके, इसके बाद आती है कन्विंस सैम्पलिंग, यानी जैसे आपको पसंद है उस तरीके से आप जो है वो सैम्पलिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर इन्वेस्टिगेटर जो है वो अपनी इच्छा के हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से सैम्पल
सिलेक्ट करता है, राइट। तो बहुत सिंपल है और बहुत कम एक्सपेंसिव है, लेकिन अनसाइंटिफिक और रिलायबल है कन्वीनियंस सैम्पलिंग। ओके, कुछ और मेथड ऑफ सैम्पलिंग होती है जैसे मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। तो यहाँ पर अगर आपका जो सैम्पलिंग यूनिट्स है वो बहुत सारी हैं, तो यहाँ पर स्मॉलर यूनिट्स जो होती हैं या ग्रुप्स में हम उन्हें डिवाइड करके फिर मल्टी स्टेज से हम उन्हें कलेक्ट करते हैं। ओके, तो ये भी एक रैंडम सैम्पलिंग का ही टाइप है। एक्सटेंसिव सैम्पलिंग जो होती है, यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ आइटम्स आर इंक्लूडेड इन द सैम्पलिंग। ओके, और उसके बाद द आइटम अबाउट विच इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन। इसमें हम लेते तो बहुत सारे आइटम्स हैं, लेकिन जिसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना या स्टडी करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, उसे हम छोड़ देते हैं। सेल्फ सिलेक्टेड सैम्पलिंग जो है वो कन्वीनियंस सैम्पलिंग की तरह ही होती है, जहाँ पे इन्वेस्टिगेटर खुद अपने ही अकॉर्डिंग सैम्पल्स का सिलेक्शन करता है। ओके, एंड देन एरिया सैम्पलिंग, जो एरिया वाइज यानी जियोग्राफिकल बेसिस पर सर्वेज किए जाते हैं वो एरिया सैम्पलिंग होते हैं। और प्रोपोर्शनल सैम्पलिंग टेक्निक जो है, यहाँ पे हर एक सेगमेंट को 1% डिफाइन किया जाता है। उसी तरह से उसी साइज जो भी साइज़ होगी आपकी डिफरेंट कैरेक्टर्स के यूनिट्स की, उसके अकॉर्डिंग जो है वो प्रोपोर्शनेटली उन्हें रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा। ओके, तो दैट विल बी व्हाट द मेथड ऑफ सैम्पलिंग इन प्रोपोर्शनेट सैम्पलिंग। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट डज इट मीन बाय द साइज़ ऑफ सैम्पलिंग। क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि यूनिवर्स की साइज़ कम है, छोटी है, तो इसका मतलब क्या होता है। तो साइज़ ऑफ सैम्पल मीन द नंबर ऑफ सैम्पलिंग यूनिट। साइज़ ऑफ सैम्पल से मतलब होता है नंबर ऑफ सैम्पलिंग यूनिट्स सिलेक्टेड फ्रॉम पॉपुलेशन फॉर इन्वेस्टिगेशन, राइट। तो सैम्पल की साइज़ से मतलब वो नंबर ऑफ सैम्पलिंग यूनिट्स है जो हम सिलेक्ट करते हैं स्टडी के लिए, ठीक है। और यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी, टाइम, कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। ओके, तो जितना बड़ा साइज़ ऑफ सैम्पल होगा उतना ही ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन वेरियस आइटम्स ऑफ द यूनिवर्स को मिलेगा। लेकिन जितना ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन मिलेगा उतना ही डिफ़िकल्ट, यानी कि साइज़ से मतलब वो नंबर्स जिन्हें हम एज अ सैम्पल यूनिट करने एज अ सैम्पल यूज़ करने वाले हैं। तो नंबर ऑफ यूनिट जिन्हें हम सैम्पल की तरह यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ द साइज ऑफ सैम्पलिंग। नेक्स्ट वर्ड दैट इज क्वाइंड हियर इज द होमोजेनिटी, राइट। होमोजेनिटी या फिर हेटेरोजेनिटी का मतलब क्या है। सो होमोजेनिटी से मतलब क्या होता है, एक रूपता, राइट। और हेटेरोजेनिटी से मतलब होता है हैविंग डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो एक रूपता इज होमोजेनिटी और अलग अलग होना, यानी वी कैन कॉल इट विजातीय होना, दैट इज़ द हेटेरोजेनिटी। सो इन यूनिवर्स कंसिस्टिंग ऑफ होमोजेनियस यूनिट अ स्मॉल सैम्पल इज सुटेबल। तो अगर आप जो स्टडी कर रहे हैं उसमें यूनिवर्स में होमोजेनियस यूनिट्स हैं, तो आप का जो सैम्पल अगर आप कम भी लेते हैं तो वो सुटेबल होगा। लेकिन अगर हेटेरोजेनियस है तो वहाँ पर आपको लार्ज साइज ऑफ सैम्पलिंग जो है वो करनी पड़ेगी, है ना। तो होमोजेनिटी और हेटेरोजेनिटी जो है वो आपकी सैम्पलिंग में बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। ओके, देन नंबर ऑफ क्लासेस प्रपोज्ड। ओके, तो इफ़ इट इज़ नेसेसरी टू क्लासीफाई डाटा इन लार्ज नंबर ऑफ क्लासेस, a large side samples should be taken to facilitate analysis of data. Okay, तो आपकी जो साइज़ ऑफ सैम्पल होता है वहाँ पर होमोजेनेसी और हेटेरोजेनेसी जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती है। तो सबसे पहले अगर होमोजेनियस है तो स्मॉल सैम्पल भी कम यूनिट ऑफ सैम्पल जो है वो यूज़फुल होंगे। हेटेरोजेनियस होने पर आपको लार्ज नंबर ऑफ सैम्पल्स जो हैं वो लेने पड़ते हैं, ठीक है। अब अगर नंबर ऑफ क्लासेस जो आपने प्रपोज की हैं वो भी ज़्यादा है
तो भी आपका साइज़ ऑफ सैम्पल जो होगा वो ज़्यादा होगा, ठीक है। तो क्लासेस के ऊपर भी डिपेंड करता है कि साइज़ ऑफ सैम्पल क्या होगा। नेक्स्ट थिंग इज़ दैट कि अगर हम बात करते हैं नेचर ऑफ स्टडी की, तो ये भी रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द साइज ऑफ सैम्पल, ओके। प्रैक्टिकल कंसिडरेशन, हम कितना स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी चाहते हैं, नेचर ऑफ यूनिट्स, ओके, किस तरह की हैं, ओके, और साइज़ ऑफ क्वेश्चनियर, ये सब डिपेंड करता है कि हमारे सैम्पल की साइज़ क्या होगी, ओके। देन सैम्पलिंग क्या होती है ये स्टडी कर लिया, राइट। उसके बाद हमने साइज़ ऑफ सैम्पलिंग क्या होती है वो भी पता कर लिया, और क्या उसके लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स हैं वो भी हमने स्टडी कर लिए, ओके। तो अब बेसिक्स ऑफ सैम्पलिंग या फिर बेसिक स्टैटिकल लॉज ऑफ सैम्पलिंग क्या है वो भी हम डिस्कस करेंगे, ओके। सो हियर you can find some basic statistical laws. So sampling is based on two basic statistical laws, namely the law of statistical regularity and the law of inertia of large number, ठीक है। तो एक जो है वो स्टैटिकल रेगुलरिटी की बात करता है और दूसरा करता है लॉ ऑफ इनर्शिया, दैट इज़ कॉल्ड जड़ता का नियम। जड़ता मीन्स जहाँ पर न्यूट्रल होगा, उदासीन होगा आपके जो भी सैम्पल्स हैं वो। तो लेट्स सी कि व्हाट इज़ द लॉ ऑफ स्टैटिकल रेगुलरिटी। तो द लॉ ऑफ स्टैटिकल रेगुलरिटी इज़ अ कॉरोलरी ऑफ द थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मीन्स संभावना, राइट। तो ये बात जो स्टैटिकल रेगुलरिटी का लॉ है वो प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, स्टैटिकल रेगुलरिटी स्टेट द रीजनेबली लार्ज नंबर ऑफ आइटम selected at random from large group of item will on the average be representative of the characteristics of large group of population. So यहाँ पर इनका कहना है कि जितना भी large number of items होगा सैम्पल का जिन्हें हम रैंडमली कलेक्ट करते हैं तो वो किस एवरेज में होगा, जो कि रिप्रेजेंटेटिव होंगे हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स की। मतलब जितना भी बड़ा ग्रुप हमारी पॉपुलेशन का है, यानी जो भी हमें स्टडी करना है उसका साइज़ जितना भी बड़ा है, वहाँ से हम जो भी सैम्पल्स चुनेंगे वो प्रोबेबिलिटी बेस पर हमें एज एन एवरेज हर एक कैरेक्टरिस्टिक को एक एवरेज रिप्रेजेंटेशन वहाँ पर देना होगा, ठीक है। तो इस लॉ की यूटिलिटी क्या है कि ये लॉ जो है वो सैम्पलिंग इन्वेस्टिगेशन के लिए रेगुलर बेसिस प्रोवाइड करता है, ओके। और इसी लॉ के ऊपर आपकी सैम्पलिंग जो होती है वो बेस्ड होती है। तो बेसिकली क्या है कि आपकी जितना बड़ा भी सैम्पलिंग का साइज़ हो, लेकिन वहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स देखे जाएंगे और उन कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड करेगा कि एज एन एवरेज हमें किस कैरेक्टरिस्टिक्स से रिलेटेड सैम्पल्स को कितना रिप्रेजेंटेशन देना है, ओके। दूसरा लॉ है दैट इज़ द लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे रेगुलरिटी की ये बात करते हैं। दिस लॉ इज़ ऑल्सो कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ मास डाटा, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है वो क्या है, मास डाटा को स्टडी करते हैं। इट लेज डाउन द लार्ज एग्रीगेट्स, ओके, एंड आर मोर स्टेबल देन स्मॉलर वंस। सो यहाँ पर क्योंकि हम किन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में लेकर के नहीं चल रहे हैं, बल्कि हम पूरे के पूरे मास डाटा को स्टडी कर रहे हैं, सो यहाँ पे ऑब्वियसली आपके सैम्पल्स जो होंगे वो लार्ज होंगे, ठीक है। और आपके रिजल्ट्स जो होंगे वो भी क्या होंगे, इट विल बी मोर यूज़फुल, ओके। देन स्टैटिकल एरर्स, क्योंकि हम स्टैटिकल स्टडी कर रहे हैं, सैम्पलिंग कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली जब हम ये स्टडी करेंगे तो कुछ एक एरर्स आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो जब भी हम सैम्पलिंग करते हैं क्या एरर्स हमें देखने को मिल सकती हैं, तो लेट्स सी दोज एरर्स। तो पहले हम जान लेते हैं कि एक्चुअली स्टैटिकल एरर होता क्या है। तो स्टैटिकल एरर इज़ द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू फिगर एंड द अप्रॉक्सीमेशन। तो जो हम अप्रॉक्सीमेशन निकालते हैं, ठीक है,
और एक्चुअल जो फिगर होती है उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है दैट इज़ कॉल्ड द स्टैटिकल एरर। तो इसके रीज़न क्या होते हैं? तो इसके रीज़न फर्स्ट वन इज़ द मिस्टेक इज़ कमिटेड ड्यू टू केयरलेसनेस और मिसकैलकुलेशन। तो इसके पीछे रीज़न हो सकता है कि या तो बाय मिस्टेक कुछ हो गया हो केयरलेसनेस की वजह से, या फिर मिसकैलकुलेशन की वजह से। इसकी वजह से आपका जो भी डाटा है उसके इन्वेस्टिगेशन के बाद में जो भी इंटरप्रिटेशन निकल रहे हैं, रिजल्ट्स निकल रहे हैं, वो इम्परफेक्ट हो सकते हैं। ओके। दूसरा रीडिंग हो सकता है कि मिस्टेक जो है वो इंटेंशनली की गई हो, यानी कि जानबूझकर कोई मिस्टेक कर दी गई हो। ठीक है, तो इससे इंटेंशनली आपका रिज़ल्ट जो है वो क्या होता है, डिफरेंट हो सकता है। और अ मिस्टेक कैन बी चेक बाय टेकिंग प्रॉपर केयर। तो अगर ऐसा कुछ हम नहीं चाहते हैं कि हमारा जो आउटकम है वो रॉन्ग हो, तो मिस्टेक्स को क्या करना होगा, चेक करना होगा बहुत ही केयरफुली। ओके। और मिस्टेक जो है उनको एस्टिमेट करना पॉसिबल नहीं है, तो एस्टिमेशन जो है वो एक एरर दे सकता है, क्योंकि आपके एक्चुअल फिगर और एस्टिमेशन के बीच में ऑब्वियसली डिफरेंस होता ही है। ठीक है, तो ये जो एरर्स होती हैं वो होती कैसे हैं? तो दोज आर द सोर्सेस ऑफ स्टैटिकल एरर। तो एरर्स जो होता है वो आपका एरर ऑफ एरिजन हो सकता है, एरर ऑफ इनएडिक्वेसी हो सकती है, एरर ऑफ मैनिपुलेशन हो सकता है, एंड एरर ऑफ इंटरप्रिटेशन। सो एरर ऑफ ओरिजिन यानी जहाँ पर से हमने स्टैटिकल स्टडी के लिए सैंपल कलेक्ट किए हैं, जो यूनिट्स लिए हैं, उन्हीं को हमने केयरलेसली कलेक्ट किया है, राइट। या तो क्वेश्चनियर जो है हमारा वो डिफेक्टिव है, या सैम्पलिंग ही हमने डिफेक्टिव की है, तो दैट इज़ द एरर ऑफ ओरिजिन, जो कि हमारा सैंपल कलेक्शन के साथ ही एरर हमें देखने को मिलेगी, राइट। एरर ऑफ इनएडिक्वेसी का मतलब हमारा जो भी डाटा यानी जो भी यूनिट्स हमने लिए हैं सैंपल के, दे मस्ट बी वेरी स्मॉलर, यानी वो इतने कम होंगे कि हमारा रिज़ल्ट प्रॉपर नहीं निकल के आएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट है एरर ऑफ मैनिपुलेशन। सो यहाँ पर एनालिसिस और डिस्क्रिप्शन जो डाटा का है उसके बीच में के बायस्ड होने की वजह से अगर कोई चेंजेस आ रहे हैं, कोई एरर देखने को मिल रही है, तो दैट इज़ द एरर ऑफ मैनिपुलेशन, जो कि काउंटिंग, मेजरिंग या क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा के बीच में जो है वो देखी जा सकती है। लास्ट वन इज़ एरर ऑफ इंटरप्रिटेशन। ओके, तो केयरलेसनेस की वजह से, अनएक्सपीरियंस होने की वजह से आपका इंटरप्रिटेशन देखने को मिल सकता है। ओके, देन यहाँ पर टाइप ऑफ स्टैटिकल एरर्स जो हैं उन्हें डिस्क्राइब किया गया है। तो इन्हें सैम्पलिंग और नॉन सैम्पलिंग दो तरह की एरर्स में बांटा गया है। तो सैम्पलिंग एरर्स जो होती हैं, इट इज़ द एरर विच अराइज ड्यू टू ड्राइंग इंटरफेरेंस अबाउट द यूनिवर्स और पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ अ स्मॉलर सैम्पल। तो जब हमारा सैम्पल जो होता है उसका साइज़ काफ़ी छोटा हो, जो कि हमारी एरर को स्पेसिफिकली स्टडी करने के जो भी हमारी स्टडी के लिए इनएडिकेट हो, तो इस तरह में ऑब्जर्वेशन जो होता है, क्योंकि सैंपल हमारे छोटे हैं तो ऑब्जर्वेशन भी हमारे सही निकल नहीं पाते हैं, तो इस तरह की एरर को हम सैम्पलिंग एरर कहते हैं। नॉन सैम्पलिंग एरर जो होती है वो असर्टेनमेंट या फिर एनालिसिस ऑफ डाटा के टाइम पर आपको देखने को मिलती है, तो दैट इज़ द नॉन सैम्पलिंग एरर। तो सैम्पलिंग एरर से नॉन सैम्पलिंग एरर जो होती है वो ज़्यादा सीरियस होती है, क्योंकि सैम्पलिंग एरर को जो है वो मिनिमाइज़ किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन नॉन सैम्पलिंग एरर को मिनिमाइज़ नहीं किया जा सकता है। दैट्स वाई वाइल वी आर गोइंग थ्रू द स्टैटिकल स्टडीज़, एरर के बारे में हमें काफ़ी ज़्यादा कंसर्न होना पड़ता है, सो दैट वी शुड नॉट गेट अ लॉट ऑफ एरर्स, ताकि एरर्स जो हैं वो ज़्यादा ना मिले। ओके, तो दिस वॉज ऑल अबाउट द सैम्पलिंग एंड